नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर से जो इम्पोर्टेड टेस्ट सीरीज है वो लाइब्रेरी साइंस में लेकर आए हैं। जो आपके सभी जो एग्जाम्स होंगे, जैसे राजस्थान लाइब्रेरियन है, बिहार लाइब्रेरियन है, KBS, NVS, DSSB लाइब्रेरियन, EMRS लाइब्रेरियन, MPPSC लाइब्रेरियन और पंजाब लाइब्रेरियन। इसके अलावा जो हरियाणा लाइब्रेरियन है, यानी सभी प्रकार के जितने भी आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन यूनिट्स की बात करें तो राजस्थान लाइब्रेरियन में भी जो KVS वाली यूनिट है वो दी गई है, NVS में भी है, EMRS में है, बिहार में है, DSSB भी है। तो ये सभी प्रकार की जो आपके पुस्तकालय विज्ञान में प्रतियोगी जो परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज रहेगी। सबसे पहले तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो आज सभी तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये जो वीडियो है वो सभी लाइब्रेरी से साइंस स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। और जितने भी आप लाइव हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिसको भी आंसर आता है वो आंसर जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। इम्पोर्टेड ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेड लगा ले यहाँ पर, इम्पोर्टेड रहेगा ये। जब कोई एकल या मूलभूत विषय उप विभागों यानी पार्ट्स में विखंडित हो जाता है तो इसे विखंडन कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? ये आपकी विषय निर्माण की जो विधियां बताई हैं उनमें विखंडन है। तो विखंडन की ये परिभाषा दी गई है। ये देने वाले व्यक्ति कौन थे, यही आप बताना है। विषय निर्माण की विधियों की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1950 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 4 प्रकार की जो विधियों का प्रतिपादन है वो किया गया था। उसके बाद 1960 में 2 अन्य विधियां आई, आसवन और विलेन विधि। इसके अलावा जो इन विषय निर्माण की विधियों के बारे में इंपोर्टेंट तथ्य है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आंसर की बात करें तो ये जो परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर SR रंगनाथन। तो ऑप्शन ए जिनका भी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, डॉक्टर SR रंगनाथन। और ये जो 1950 में 4 प्रकार की विधियां बताने वाले व्यक्ति थे वो भी आपके डॉक्टर SR रंगनाथन थे। उसके बाद 2 अन्य विधियां आसवन और विलेन जो विधि बनाई वो भी आपके डॉक्टर SR रंगनाथन ने बनाई थी। इसके अलावा ऑप्शन सी में आपको दिया गया है नील मेघना। इनसे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा और ये क्वेश्चन आपका भी जो बनने वाला है वो विषय निर्माण की विधियों से बनने वाला है। यानी जो विषय निर्माण की विधियां थी ये 6 प्रकार की विधि आपकी डॉक्टर SR रंगनाथन की बता दी। इसके अलावा जो इनका संशोधन किया गया, पुनर्जन्म इनको दिया गया, वो व्यक्ति कौन थे? तो वो आपके नील मेघनन थे। संशोधनकर्ता कौन थे? संशोधनकर्ता आपके थे नील मेघलन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं यहाँ पर। संशोधन आ सकता है विषय निर्माण की विधियों का, पुनर्गठन आ सकता है किसने किया, तो पुनर्गठन संशोधन ये आ जाए तो ये करने वाले आपके कौन थे? वो थे आपके ए नील मेघनन। सबसे पहले निर्माण किया डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1950 में 4 प्रकार की विधियां। इसके बाद 1960 में 2 अन्य विधियां आई, वो भी रंगनाथन द्वारा बताई गई। तो 6 प्रकार की विधियां सबसे पहले डॉक्टर SR रंगनाथन ने बताई थी, पुनर्गठन करने वाले थे नील मेगलन। तो जिनका भी ऑप्शन ए है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ हाउस, ज्ञान का घर, हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? ज्ञान का घर।
के नाम से किस पुस्तकालय को जाना जाता है? यानी उपनाम कह लें, ये उपनाम है। कौन से पुस्तकालय का उपनाम है ये? नॉलेज ऑफ हाउस। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। रामपुर रजा पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, सरस्वती भवन पुस्तकालय है, सरस्वती महल पुस्तकालय। दोनों एक जैसे दिखने वाले सी और डी ऑप्शन में आपकी पुस्तकालय है, लेकिन अलग अलग है। इनकी भी हम बात करेंगे। राइट आंसर की बात करें इसमें, तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है, सरस्वती महल पुस्तकालय। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सरस्वती महल पुस्तकालय की बात करें तो ये पुस्तकालय आपका कहां पर है? तंजौर। तंजौर या फिर क्या आ सकता है? तंजावुर, यानी तमिलनाडु। कहां पर है ये तंजावुर या तंजौर? तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये आपका सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है। ऊपर आपको दिया गया है सरस्वती भवन पुस्तकालय, तो ये भवन आपका उदयपुर में है। उदयपुर यानी राजस्थान में। भवन पुस्तकालय आ जाए सरस्वती भवन तो उदयपुर राजस्थान में है, और सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर तंजावुर तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना की बात करें इस सरस्वती महल पुस्तकालय की, तो 1535 से 1675 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। 1535 से लेकर 1675 ईस्वी तक क्या की गई? इस पुस्तकालय की स्थापना की गई। इसके अलावा इसे जो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया गया वो 1918 में। 1918 में क्या किया गया इसे? पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? घोषित है, वो किया गया था। इसके अलावा विशिष्ट तथ्य की बात करें तो पांडुलिपियों के जो संग्रह की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। किनकी? पांडुलिपि संग्रह की दृष्टि से क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय या फिर क्या है? लाइब्रेरी है। कौन सा? सरस्वती भव सॉरी सरस्वती भवन पुस्तकालय। इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय कहां पर है? तंजौर तमिलनाडु में। स्थापना की बात करें तो 1535 से 1675 ईस्वी। 1918 में इसे क्या किया गया? सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया गया। और ये पांडुलिपियों के संग्रह की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है? पुस्तकालय है। सरस्वती भवन पुस्तकालय आ जाए तो ये उदयपुर राजस्थान में है। इसके अलावा जो आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी है इसकी भी बात कर लेते हैं। स्थापना की बात करें तो 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे नवाब फैजुल्ला खां। कौन थे? नवाब फैजुल्ला खान इसके स्थापनाकर्ता थे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की बात करें तो इसे जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया वो आपका 1975 में किया गया। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? 1975 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय आपको पता है, स्थापना की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। राष्ट्रीय पुस्तकालय इसे घोषित किया गया 1948 में। तो ये विशिष्ट बातें हैं आपके इस क्वेश्चन से संबंधित। कई प्रकार के जो क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में से निकल रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्तमान में बीएनबी यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ब्रिटिश नेशनल
बिब्लियोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्तमान में जो बीएनबी है उसके लिए किसका जो प्रयोग है वो किया जाता है, ये आपको बताना है। प्रेसिस, फोक्सी, चैन प्रोचर या यूनिट्रम इंडेक्सिंग। तो राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। तो वर्तमान में बात करें तो आपके ऑप्शन ए राइट होगा। प्रेसिस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। जो प्रेसिस है उसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रेसिस के निर्माण की बात करें तो ये आपका 1971 में किया गया था। इस प्रेसिस से पहले किसका प्रयोग किया जाता था? तो श्रृंखला प्रक्रिया चेन प्रोसीजर का। प्रेसिस से पहले यूज होती थी ये कौन सी श्रृंखला प्रक्रिया, कौन सी होती थी भी? हिंदी में बात कर लेते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया। लेकिन वर्तमान में जो प्रयोग किया जाता है 1971 से, वो प्रेसिस का निर्माण है वो बीएनबी के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूजीसी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा सुधार के लिए अनुशंसा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं अभी। राइट आंसर आपको बताना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, उसने सुधार के लिए जो अनुशंसा की थी वो कौन से वर्ष की थी? इससे पहले हम बात कर लेते हैं। इस जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसके गठन की बात करें तो गठन इसका किया गया था 1948 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे इसके अध्यक्ष थे। और इसकी जो अनुशंसा की गई वो आपके 1949 1949 में, ये तो क्या है भी, स्थापना की गई थी इसकी 1948 में। और इसने जो अनुशंसा की थी वो आपके कुल बजट का, क्या की थी अनुशंसा? कुल बजट का 6.5, कितना, 6.5% जो बजट है वो पुस्तकालय के लिए रखने की जो अनुशंसा है वो आपकी डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी, गठन 1948 में। और अनुशंसा यानी जो रिपोर्ट सौंपी गई वो सौंपी गई थी 1949 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपेक का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था? ओपेक ऑनलाइन पब्लिक पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, सबसे पहले प्रयोग करने वाला देश बताना है आपको। अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। भारत तो नहीं है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। अमेरिका और इंग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले आपका जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका होगा। सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किया आपके अमेरिका ने। और जो सेकंड नंबर पर करने वाला देश था वो था इंग्लैंड आपका। अमेरिका ने जो प्रयोग किया था वो 1970 में ओपेक का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद क्या है? इंग्लैंड था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पद्धतियों में विषयों के बने बनाए अंकन एवं पूर्व निर्मित वर्गांक दिए जाते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले भाई। कौन सी पद्धति है जिसमें विषय यानी सब्जेक्ट के बने बनाए जो अंकन है, नोटेशन है, और जो पूर्व निर्मित यानी पहले से बनाए गए वर्गांक उनमें दिए होते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो चलिए राइट आंसर भी चलते हैं। शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति, प्योर एन्यूमरेटिव स्कीम, प्योर एन्यूमरेटिव स्कीम, शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइब्रेरी मिसक्लेनी
का प्रकाशन कब किया गया था? ये पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका है भी। तो इसका जो प्रकाशन है वही बताना आपको किस वर्ष किया गया था। और ये जो भारत की पहली है, भारत की पहली क्या है अभी? पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका है। और प्रकाशन की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा, 1912 में सबसे पहले किया गया था। 1912 में पुस्तकालय विज्ञान की भारत में पहली प्रकाशित पत्रिका है ये। और इसका जो प्रकाशन किया गया वो डब्ल्यू ए बोर्डन के प्रयासों से किया गया था। डब्ल्यू ए बोर्डन जिन्हें भारत बुलाया गया था सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा। और कहां पर बुलाया गया था इनको? तो इनको सबसे पहले जो बुलाया गया था वो बड़ौदा राज्य में। उसी समय इनके द्वारा क्या है, जो ये पत्रिका है इसका प्रकाशन किया गया था। भारत की पहली पत्रिका है ये। 1912 में प्रकाशित की गई थी, लाइब्रेरी मिसकेलेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड में किस वर्ष इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया? सूचना शब्द, इंफॉर्मेशन शब्द है वो फीड में किस वर्ष जोड़ा गया, ये आपको बताना है। 1931, 1937, 1988 और 1895। सॉरी, राइट आंसर पहले हम फीड की बात कर लेते हैं। तो फीड की जो स्थापना है वो आपकी 1895 में की गई थी। किसकी? फीड की स्थापना की गई 1895। उसके बाद बात करें तो 1931 में भी इसका जो नाम है वो बदला गया था। और 1931 में इसके नाम की बात करें उससे पहले हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 1988 में क्या है, जो इंफॉर्मेशन शब्द है वो जोड़ा गया था। 1931 की बात करें तो इसका जो नाम किया गया था तो द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये नाम 1931 में दिया गया था। उसके बाद जो इसका नाम चेंज किया गया वो 1937 में किया गया। और इस समय जो इसका नाम किया गया वो द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, पहले क्या था? इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और अब जो नाम किया गया वो क्या किया गया? फेडरेशन, ये नाम चेंज किया गया। इंस्टीट्यूट के स्थान पर फेडरेशन जो नाम है वो दिया गया। और इसके बाद जो नाम दिया गया 1988 में, उसमें आपकी क्या है, जो इंफॉर्मेशन शब्द है वो जोड़ा गया था। यानी 1937 में तो फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और 1988 की बात करें तो द इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये नाम 1988 में किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। 1988 में, 1937 में फेडरेशन नाम लाया गया। और 1988 में जो बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन शब्द है वो जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरस्वती महल लाइब्रेरी स्थित है। ये आ गया भाई, कुछ देर पहले बताया था। सरस्वती महल, महल आ जाए तो कहां पर है? उदयपुर में। सॉरी, सरस्वती महल, महल आ जाए तो आपका तंजौर, तंजौर तमिलनाडु। ये भवन आ जाए, भवन कहां पर है? तो भवन लाइब्रेरी जो है सरस्वती भवन लाइब्रेरी, ये आपकी
उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में। लेकिन जो सरस्वती महल है, ये महल कहाँ पर है? तंजौर या फिर तंजावुर आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिपल आर एफ द्वारा गठित 1981 के कार्यकारी दल के अध्यक्ष कौन थे? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा जो गठित 1981 में कार्यकारी दल का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष बताना है आपको कौन थे। तो इसके जो गठन की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे 1981 के, वो आपके डॉक्टर डी पी बरुआ थे। ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी है वो राइट ऑप्शन होगा, डॉक्टर डी पी बरुआ। इसी के फलस्वरूप यानी 1981 में ये कार्यकारी गठित की गई डॉक्टर डी पी बरुआ के अध्यक्षता में। और 1983 में इसी दल द्वारा क्या है, 1983 में नेपलिस नेपलिस का जो प्रारूप है, प्रारूप तैयार किया था इसी समिति ने। और 1986 में आपके क्या है, जो नेपलिस है वो आई थी। यानी नेपलिस का जो प्रारूप तैयार करने वाला दल था वो यही था 1981 में डॉक्टर डीपी बरुआ की अध्यक्षता में। और 1983 में नेपलिस का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ्ला द्वारा इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, आईएपी इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? इफ्ला यानी इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इसके द्वारा जो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम शुरू किया गया था, और इसकी बात करें तो 2016। 2016 ऑप्शन क्या होगा? ए राइट होगा। इफ्ला की स्थापना कमेंट बॉक्स में बताएं भी, इफ्ला की स्थापना बता दें आप, सभी कमेंट करें, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप बताएं भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र एवरी रीडर हिज फ्रीडम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र है ये, एवरी रीडर हिज फ्रीडम। और इसका जो निर्माण करने वाले व्यक्ति बताने हैं आपको, डॉक्टर रंगनाथन, नील मेघलम, एली रेजा नोरूजी या जेम्स आर रेटिंग। इस सूत्र की बात करें तो इस सूत्र का जो गठन किया गया था वो 1992 में किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन ने तो 5 लॉज दिए थे, लेकिन ये सूत्र क्या है, 5 लॉज में नहीं है। तो इसका जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे वो ऑप्शन डी होगा, जेम्स आर रेटिंग। और जेम्स आर रेटिंग ने कब दिया ये? तो 1992 में। छठा सूत्र है ये, कौन सा है? छठा सूत्र है ये पुस्तकालय विज्ञान का। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? एक सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, यही आपको बताना है। सबसे पहले की बात करें तो आपके सबसे पहले करने वाले कौन थे भी? मार्टिन सचरेतिंगे थे। इन्होंने अपनी जो बुक है इसमें किया था, जो 1808 में प्रकाशित की गई थी। लेकिन इन्होंने विषय के रूप में नहीं किया था, आपको क्या बताना है, विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ये करने वाले व्यक्ति थे आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले आ जाए तो मार्टिन सचरेतिंगे है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो 1808 में मार्टिन, सॉरी, सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। और सीधा आ जाए लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये मार्टिन सचरेतिंगेर है, जिन्होंने अपनी बुक में किया था 1808 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया में क्लास नंबर से विषय शीर्षक निकालने के कितने स्टेप्स होते हैं? चयन प्रोसीजर है, इसमें जो क्लास नंबर है उससे जो विषय शीर्षक है उसको निकालने के स्टेप्स, चरण बताने आपको कितने जो स्टेप्स हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, 6 स्टेप्स है। कितने अभी? 6 स्टेप्स है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम पद्धति का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ?
भाषा बतानी है अभी। यूडीसी की बात करें तो यूडीसी ने 4 पूर्ण एडिशन और 3 संक्षिप्त संस्करणों का निर्माण किया है। लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण एडिशन है उसकी बात करें, प्रथम संस्करण, तो ये भाषा थी इसकी फ्रेंच। कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी। 4 एडिशन है इसकी। 3 संक्षिप्त है और 4 पूर्ण संस्करण है। इसके निर्माण की बात करें तो 1895 में निर्माण पोल ओटलेट और दूसरे व्यक्ति कौन थे? हेनरी लो फोंटेन। लेकिन पहले संस्करण की बात करें तो 1905 में प्रकाशित कब हुआ था? 1905, 1905 से 1907। और इसकी जो भाषा थी वो आपको बता दी कौन सी थी? फ्रेंच। फ्रेंच का हम यहाँ पर एफ ले लेते हैं, फ्रेंच थी। उसके बाद जो दूसरा संस्करण था उसका जो प्रकाशन हुआ 1927 से 1933। और इस दूसरे एडिशन की भाषा भी कौन सी थी? भी फ्रेंच थी। इसके बाद जो तीसरे एडिशन की बात करें तो 1934 में प्रकाशित किया गया। और तीसरे एडिशन की बात करें तो इसकी भाषा थी आपकी जर्मन लैंग्वेज। इसके बाद 1943 में चौथा जो एडिशन है वो इसका आया। चौथे एडिशन की बात करें तो चौथा एडिशन इसका 1943 में, और भाषा इसकी थी इंग्लिश। शॉर्टकट में बात करें तो डबल एफ जेई, ये इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, डबल एफ जेई, यानी फ्रेंच, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश। 1905, 1927, 1934 और 1943, ये 4 एडिशन थे इसके यूडीसी पत्ती के। इसके अलावा जो संक्षिप्त संस्करणों की बात करें, यानी जो संक्षिप्त एडिशन थे, तो संक्षिप्त एडिशन, पहले एडिशन की बात करें तो पहला एडिशन आपका संक्षिप्त आया था 1948 में। बात करें हम संक्षिप्त एडिशन की, ये कौन से है? ये पूर्ण है। और दूसरे एडिशन की बात करें संक्षिप्त की, पहला एडिशन 1948 में, दूसरा 1957 में, और तीसरा जो संक्षिप्त एडिशन आया था वो 1961 में। तो ये 3 एडिशन संक्षिप्त थे और 4 पूर्ण एडिशन आपके यूडीसी के आए थे। तो ये आज के हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पुस्तकालय विज्ञान के। धन्यवाद। इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेंगे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्या है, जो व्हाट्सएप है वो कर सकते हैं। आपको क्या है, नीचे जो नंबर है वो दिए गए हैं, उन नंबरों पर आप हमसे जो संपर्क है वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, उसके बाद जो आंसर है आपको मिल जाएगा हमारी टीम द्वारा। जितने भी आप लाइव आए हैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद, सभी स्टूडेंट्स का।